ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जुलाई 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जुलाई 2017 का है, सेकेंड सेमेस्टर का। तो आइए सॉल्व करते हैं। ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी मिथ एसोसिएटेड विद एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ माने होता है मिथक, इंटरप्रेन्योरशिप माने होता है उद्यमिता। उद्यमिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक मिथक है यानी कि झूठ है। इसका पहला ऑप्शन है सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। सफल उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये ऑप्शन हमारा सही है। फर्स्ट वेंचर्स और ऑलवेज सक्सेसफुल, यानी कि आप पहली बार जो बिजनेस कर रहे हैं हमेशा सफल होंगे, तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑल एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट विलिंगली इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट सम ऑफ मनी, मतलब अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन सही है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स मस्ट हैव ब्रेक थ्रू इन्वेंशन, जो हमारे सफल उद्यमी होते हैं उनको जो है अपने बिजनेस की एक रूपरेखा उनको पता होनी चाहिए, कैसे उनको बिजनेस करना है। तो ये भी सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है बी वाला मिथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एन एंटरप्रेन्योरियल एंडेवर इंक्लूड ऑल बट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एंडेवर माने होता है प्रयत्न, यानी कि आप कोई जो है बिजनेस स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो जो स्टेप होते हैं ये 4 दिए हुए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। पहला ऑप्शन है बिजनेस प्लान फार्मुलेशन, यानी कि कैसे आप बिजनेस करेंगे उसके बारे में एक आप रूपरेखा बनाएंगे। हायरिंग ए पार्टनर, आप एक पार्टनर जो है सिलेक्ट करेंगे। ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग, आप पहले धन की व्यवस्था करेंगे। एडॉप्टिंग टू ग्रोथ, आप जो है ग्रोथ एडॉप्ट करेंगे, तो ये तो सबसे बाद में आएगा। सबसे मेन चीज होता है ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग, यानी कि आप बिजनेस स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पास पैसे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू अचीव इन लॉन्ग टर्म इज रेफर्ड टू एज। कोई भी संगठन जो है एक लंबे समय तक क्या अचीव करना चाहता है उसको क्या कहते हैं। मिशन, विजन, वैल्यूज या स्ट्रेटजिक कॉन्टेस्ट। तो किसी भी कंपनी का वो विजन होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में यानी कि बहुत लंबे समय में क्या अचीव करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज समथिंग दैट इज सम टाइम इन द फ्यूचर में डिस्टेबलाइज और रिड्यूस द पोटेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो भविष्य में किसी भी संगठन की जो क्षमता है उसको कम कर सकता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है यानी कि जो आउटपुट है वो कम कर सकता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। तो स्ट्रेंथ जो है उसकी वजह से तो किसी भी कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी जो वीकनेस होगी वो उस पर काम कर सकता है, इसलिए उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी यानी कि कंपनी को अगर अवसर मिलते रहेंगे तो भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। थ्रेट जो है इसकी वजह से कंपनी जो है परफॉर्मेंस उसका प्रभावित हो सकता है। इसमें ऑप्शन डी सही है। NSIC स्टैंड्स फॉर, यानी कि NSIC का फुल फॉर्म क्या है। तो NSIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द शॉप हैज टू बी डन विद इन डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क। यानी कि शॉप या इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953 के हिसाब से कितने दिन के अंदर जो है किसी भी कंपनी का या शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। तो ये होता है 30 दिन, यानी कि 1 महीने के अंदर ये अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए नेशनल जियोग्राफिक बॉर्डर्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इसमें से कौन सा एक शब्द है जो ये बताता है कि एक देश ने एक निश्चित समय में अपनी सीमा के अंदर क्या क्या चीज़ों को बनाया है, क्या क्या चीज़ें उसने प्रोड्यूस की हैं। तो वो होता है हमारा GDP। अगला सवाल है इफ GDP फॉर बारबाडोस इज $260 मिलियन इन 2005 एंड इट्स पॉपुलेशन इज 260,000, GDP पर कैपिटा इज। यानी कि बारबाडोस एक देश है जिसकी GDP 260 मिलियन है। अगर उसकी जनसंख्या जो है 2,60,000 है तो GDP उसकी कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसकी GDP है उसमें जनसंख्या से भाग देंगे तो पर कैपिटा जो है हमें उसकी GDP निकल आएगी। 260 मिलियन है, यानी कि 260 गुणे 10 की पावर जो है 6 है।
इसको हम भाग देंगे 2,60,000 से, तो 260 से 260 कट जाएगा। यहाँ हर में बचेगा 1,000, ऊपर है 10 की पावर 6, तो जब ये कट जाएगा तो बचेगा ऊपर 10 की पावर 3, यानी कि 1,000। तो उसकी जो जीडीपी पर कैपिटा होगी वो हो जाएगी 1,000। अगला क्वेश्चन है कंपनसेशन कैन बी खाली स्पेस बेनिफिट्स, मतलब जो किसी को मुआवजा देते हैं वो किस तरह का लाभ हो सकता है। इसके ऑप्शंस हैं मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। मॉनेटरी माने होता है आर्थिक, यानी कि उसको धन के रूप में देना। नॉन मॉनेटरी होता है गैर मौद्रिक, यानी कि धन के अलावा भी उसको कुछ और चीज का मुआवजा दिया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। जो मुआवजा होता है वो किसी भी रूप में हो सकता है, धन के रूप में भी हो सकता है या कोई और चीज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज आल्सो कॉल्ड पेमेंट्स बाय रिजल्ट, तो मतलब जब आप कोई परिणाम देते हैं उसके बाद जो आपको सैलरी मिलती है तो वो होता है आपका इंसेंटिव। अगला क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्यूट्स इन इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पे ज्यादातर झगड़े किस कारण से होते हैं। ऑप्शंस हैं वेजेज, सैलरीज, बेनिफिट, या इनमें से सभी। वेजेज माने होता है मजदूरी, तनख्वाह, कोई लाभ, या इनमें से सभी। तो हमारे जो झगड़े होते हैं ज्यादातर, जो यूनियन की हड़ताल होती है, वो सब इन्हीं सब चीजों के लिए होती हैं, इसलिए इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है इफ इनपुट्स डिक्रीज व्हाइल आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाट विल हैपन टू प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर आउटपुट आपका वैसा ही बना रहता है और इनपुट बढ़ता है तो आपकी उत्पादकता क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं उत्पादकता होता है हमारा आउटपुट बटे इनपुट। तो कह रहा है आउटपुट हमारा वैसे ही बना रहेगा, इनपुट बढ़ेगा, यानी कि ये हमारा फिक्स है, और अगर ये बढ़ेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपका आउटपुट जो है वो 30 है और इनपुट 10 है, यानी कि आप 10 रुपये लगा के 30 रुपये कमा रहे हैं। अब कह रहा है कि आपका आउटपुट सेम है, यानी कि आपका 30 रुपये ही आउटपुट है और आप लगाने लगे 15, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। पहले केस में आपकी प्रोडक्टिविटी होगी मान लो 3, कि 10 से 30 को भाग 3, और दूसरे केस में प्रोडक्टिविटी आपकी हो जाएगी 2। तो आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी जब आपका इनपुट जो है बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्लीनिंग शेड्यूल्स आर साइंड ऑफ आफ्टर टास्क आर कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, अगर वो कंप्लीट हो गया उसके बाद हम क्लीनिंग वहां पे शेड्यूल जो होता है वो बंद कर देते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है। पहला है इंश्योर किचन हैंड्स आर पेड फॉर कंप्लीटिंग देयर ड्यूटीज, यानी कि जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको जो है पेमेंट देने के लिए। असिस्ट विद प्लानिंग फॉर फ्यूचर क्लीनिंग रिक्वायरमेंट, या भविष्य में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी क्लीनिंग का, उसके लिए जो है एक प्लान बनाना। कीप ए रिकॉर्ड फॉर क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज, कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है हमने यूज किया है उसका एक रिकॉर्ड बनाना। नेक्स्ट है कंप्लीट ए फूड सेफ्टी प्लान रिक्वायरमेंट, फूड सेफ्टी से संबंधित एक प्लान बनाना। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पीपल एसेट्स व्हाइल वर्क प्लेस इंटेल, यानी कि जो लोग कहीं पे भी काम कर रहे हैं उनके जो सामान की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। हैविंग ऑल एसेट्स अंडर लॉक एंड की, सारे सामान में ताले और चाबी का प्रयोग करके लॉक कर देना चाहिए। प्रिवेंटिंग थेफ्ट एंड डैमेज ऑफ एसेट्स, यानी कि जो उनके पास एसेट है, जो सामान है, उसको डैमेज यानी कि नुकसान होने से बचाना चाहिए और चोरी से बचाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले करना चाहिए। चौथा है इशूइंग सिक्योरिटी बैजेस एंड आइडेंटिटी कार्ड्स टू ऑल पीपल एट वर्क प्लेस, सभी को सिक्योरिटी वाले बैज और उनको आइडेंटिटी कार्ड जारी करना चाहिए जो लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द रोल ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, कार्यस्थल पर हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनका रोल क्या है। पहला है ऑप्शन टू रिप्रेजेंट द वर्कर्स व्यू एंड कंसर्न ऑन वर्क प्लेस OH&S प्रैक्टिसेस टू द एम्प्लॉयर, यानी कि जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनका जो समस्या है हेल्थ और सेफ्टी को लेके उसको जो है एम्प्लॉयर को बताना। दूसरा है कि जो OH&S से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उनको तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है ये चेक करना कि जो वर्कर वहां पे कार्य कर रहे हैं वो सही से वहां पे जो सेफ्टी रिलेटेड चीजें लगाई गई हैं उसका फॉलो कर रहे हैं या नहीं। चौथा है टू ट्रेन एंड एक्सेस ऑल द वर्कर्स इन देयर नॉलेज ऑफ वर्क प्लेस OH&S पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, यानी कि वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी से संबंधित उनको
ट्रेनिंग देना। OH&S का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो सही है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द टर्म मैन्युफैक्चर्ड रिस्क रेफर टू। मैन्युफैक्चर रिस्क हमें क्या बताता है? रिस्क हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारा एक्सटर्नल रिस्क, दूसरा होता है मैन्युफैक्चर्ड रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क होता है जैसे जो हमें इन्वायरमेंट से रिस्क होता है, जैसे आंधी आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये हमारा एक्सटर्नल रिस्क होता है। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड रिस्क होता है जो हमारा, जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे हमने कुछ इंडस्ट्री लगाई, उसकी वजह से कुछ नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, तो वो हमारा होगा मैन्युफैक्चर्ड रिस्क। तो कह रहा है उसका मतलब क्या है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, पहला है रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हम लोग उद्योग धंधे लगा रहे हैं उनकी वजह से जो रिस्क है। दूसरा है रिस्क विच रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन इंटरेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि हमारी गतिविधियों की वजह से जो इन्वायरमेंट की वजह से रिस्क है वो है। तीसरा है रिस्क दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बाय द आउटपुट ऑफ द मीडिया, यानी कोई चीज जो आउटपुट हो रहा है उसकी वजह से जो रिस्क है। चौथा है रिस्क दैट ओनली अफेक्ट्स एडवांस इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक, यानी कि ऐसा रिस्क जो है बहुत ही ज्यादा एडवांस इंडस्ट्री के इकोनॉमी को प्रभावित करता है, वैसा रिस्क। तो ये रिस्क होता है हमारा एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारा जो उद्योग धंधे से रिलेटेड जो रिस्क होता है वो होता है मैन्युफैक्चर्ड रिस्क। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू, मतलब हमारे पास जो बहुत ज़्यादा डिस्पोजल, मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है वो हम कैसे कम कर सकते हैं। लेसर पॉल्यूशन से, मतलब कम पॉल्यूशन वाली चीज़ों का प्रयोग करके। मोर टिम्बर, ज़्यादा हम लोग लकड़ी का प्रयोग करें। पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या का नियंत्रण रखें। अगला ऑप्शन है रिसाइकलिंग, यानी कि जो हमारे पास जो है कचरा निकल रहा है उसको हम रिसाइकिल करके यूजफुल चीज़ों में बदल दें। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है वन विच इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज, यानी कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत इनमें से कौन सा है? विंड, बायोमास, कोल या टाइड्स। तो कोल हमारा अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि कोल जो है अगर हमने एक बार उससे एनर्जी ले ली तो हमारा वेस्ट हो जाता है, हम उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। जबकि हमारा विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, हमारा टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा की ऊर्जा, बायोमास, ये सब हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। अगला क्वेश्चन है एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस लॉ इज नोन, मतलब ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना ही इसको हम खत्म कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको कौन सा नियम कहते हैं? तो ये हमारा नियम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट एविडेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, धरती पर जो ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, उसका सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? द ओशियन, ग्लेशियल आइस, स्ट्रीम एंड लेक्स या ग्राउंड वाटर। ओशियन माने समुद्र हो गया, हमारे ग्लेशियल आइट मतलब जो हमारे बर्फ के पहाड़ हैं वो, स्ट्रीम एंड लेक्स जो हमारी झीलें हैं उनसे जो धाराएं निकलती हैं वो, या ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर का पानी। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स है धरती पे वो है हमारा ग्लेशियल आइस, ये लगभग जो है 68% के आसपास है। अगला सवाल है हमारा फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से एक फैक्ट्री की परिभाषा क्या है जहां पे कितने वर्कर जो है महीने के, मतलब हर महीने जो है किसी ना किसी दिन वर्किंग डेज पे काम करते हों। तो वो संख्या है 10, यानी कि 10 मजदूर अगर लगातार एक साल तक कहीं पे भी कार्य कर रहे हो तो वो हमारी फैक्ट्री कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा कानून जो है जो हमारे असंगठित मजदूरों के क्षेत्र हैं वहां पे कार्य करते हैं? मिनिमम वेजेस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट या इनमें से सभी? तो ये है इनमें से सभी। अगला है अंडर द पीएफ एक्ट 1952 इंश्योरेंस फंड मीन्स, पीएफ एक्ट 1952 के हिसाब से इंश्योरेंस फंड का क्या मतलब होता है? तो इंश्योरेंस फंड का मतलब होता है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, यानी कि जो हमने डिपॉजिट किया है वो जो है इंश्योर्ड रहेगा। ये अगला क्वेश्चन है व्हेन द एम्प्लॉय परसीव्स थ्रेट इन द एनवायरनमेंट इवन देयर इज नो सच थ्रेट एग्जिस्टिंग इन द एनवायरनमेंट इट इज नॉर्मली डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो जहाँ पे कार्य कर रहा है वहाँ पे कोई डर का माहौल नहीं है फिर भी वो डरा रहता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, यानी कि जो संगठन है जहाँ पे वो कार्य कर रहा है वहाँ पे तनाव है, या इंडिविजुअल स्ट्रेस या उसका खुद का तनाव है, या
एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस यानी कोई बाहरी तनाव है, या इनमें से कोई नहीं, तो उसको कह सकते हैं ये उसका खुद का तनाव है। अगला हमारा क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO 9001 फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज। जो ISO 9001 है ये हमारा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्वालिटी के लिए। इसका जो है उद्देश्य क्या है, तो हमारा क्वालिटी किसी भी कंपनी में उद्देश्य यही होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो कस्टमर के लिए बनाते हैं। अगर कस्टमर खुश रहेगा तो कंपनी हमारी ग्रो करेगी।